हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में अपन एटीएस से आगे शुरू करेंगे। एटीएस से आगे का टॉपिक है कीमोओस्मोटिक थ्योरी ऑफ ऑक्सीडोफॉस्फोराइलेशन। कीमोओस्मोटिक थ्योरी ऑफ ऑक्सीडोफॉस्फोराइलेशन, यह नाम कहीं कहीं अपन को सुना हुआ लग रहा है। बिल्कुल सुना था अपन ने, जब फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ा था उसमें पढ़ा था कीमोओस्मोटिक थ्योरी ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, और यहां पर क्या ऑक्सीडोफॉस्फोराइलेशन। सेम ही थ्योरी है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस इतना सा है कि वो प्रोसेस है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्लोरोप्लास्ट में हो रही थी, और ये कहां हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट हो रही है। तो जाने कि कीमोओस्मोटिक थ्योरी ऑफ ऑक्सीडोफॉस्फोराइलेशन कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और कैसे संपन्न होगी ये। ठीक है, देखो कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ ऑक्सीडो फॉस्फोराइलेशन, यह थ्योरी किसने दी थी, आपको याद है, पीटर मिशेल ने। किन्होंने दी थी, पीटर मिशेल ने दी थी। अब देखो, अपन देखें इस थ्योरी के अकॉर्डिंग होता क्या है। अपन ने ईटीएस पढ़ा था। ईटीएस की ये कौन सी मेम्ब्रेन थी, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन ये कौन सी मेम्ब्रेन थी, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस क्या होगी, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। यहां पर क्या था, F1 पार्टिकल था। क्या था, F1 पार्टिकल एंड F0 ऑक्सीसोम पार्टिकल हो गया पूरा। इसका ये पार्ट है वो F0 होगा, और ये पार्ट होगा वो F1 पार्ट होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए चेन है वो एंजाइम्स, वो कहां थे, इनर मेम्ब्रेन पर थे। एक बार मैं इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर किस सीक्वेंस में हो रहे थे वो लिख दूं यहां पर। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन है वो कहां से आए थे, मैट्रिक्स से आए थे इलेक्ट्रॉन, और किसके पास, FMN के पास आए इलेक्ट्रॉन। FMN से इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, यूबिक्विनोन के पास। यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, साइटोक्रोम बी के पास। साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन किसके पास आए, साइटोक्रोम सी के पास। साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन किसके पास आए, कॉपर न्यूक्लियस के पास। फिर अगले कॉपर न्यूक्लियस के पास। इससे इलेक्ट्रॉन कहां गए, साइटोक्रोम ए के पास। साइटोक्रोम ए से इलेक्ट्रॉन कहां आए, साइटोक्रोम A3 के पास। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की चेन थी। ठीक है, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट कर लिए थे, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा ईटीएस में, ऑक्सीजन होगा। ठीक है ना, और ईटीएस चेन में कौन था, साइटोक्रोम A3 था। हाइड्रोजन आयन यहां से कहां पंप हो गए थे, 2 हाइड्रोजन आयन पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में चले गए थे। कहां से, मैट्रिक्स से। ठीक है, अब मैट्रिक्स से हाइड्रोजन आयन कहां चले गए, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में चले गए। तो मैट्रिक्स में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या कम होगी, कम हो गई। यहां पर हाइड्रोजन आयन्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई, और यहां पर इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। तो यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। ये दोनों मिलकर एक फोर्स बनाते हैं, जिस फोर्स का नाम है प्रोटॉन मोटिव फोर्स। कौन सा फोर्स, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स है, यहां पर हाइड्रोजन आयन को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में नहीं टिकने देता। तो हाइड्रोजन आयन है वो यहां से कहां गिरेंगे, मैट्रिक्स में गिर जाएंगे। 2 हाइड्रोजन आयन मैट्रिक्स में गिर जाएंगे। यहां पर आपको पता है कौन सा एंजाइम था, एटीपेज एंजाइम था सर। ये एटीपेज एंजाइम, जब हाइड्रोजन आयन यहां से गिरे तो एटीपेज एंजाइम किसका फॉर्मेशन करवा देगा, एडीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ा, और किसका फॉर्मेशन हुआ, एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। समझ में आ गई बात, यही तो था कीमोओस्मोटिक थ्योरी ऑफ ऑक्सीडोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर। अब देखो, इसके बाद अपन को पढ़ना है फर्मेंटेशन, उसके बाद पढ़ेंगे अपन आरक्यू रेस्पिरेटरी क्यूटेंट, और उसके बाद पढ़ेंगे फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेस्पिरेशन।
चलिए अब शुरू करते हैं अपन फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन देखो, फर्मेंटेशन क्या है कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो कोई भी लिविंग सेल है उससे बाहर हो सकती है, लिविंग सेल से बाहर हो सकती है फर्मेंटेशन की प्रोसेस। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज है, ग्लूकोज O2 की अब्सेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? एल्कोहल का या फिर कार्बोनिक एसिड्स का। प्लस CO2 बन भी सकती है और नहीं भी, CO2 प्रेजेंट भी हो सकती है और CO2 अब्सेंट भी हो सकती है। जरूरी नहीं CO2 एनी टाइम बने, जरूरी नहीं CO2 एनी टाइम ना भी बने, ठीक है। तो ये फर्मेंटेशन की एक ऐसी एंजाइमेटिक प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज है ऑक्सीजन के एब्सेंस में एल्कोहल और कार्बोनिक एसिड्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में बी प्रेजेंट और अब्सेंट इन प्रोडक्ट। ओके, फर्मेंटेशन। अब मोस्टली फर्मेंटेशन है वो कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 4 टाइप का। चारों टाइप के फर्मेंटेशन अपन पढ़ेंगे। देखो 4 टाइप के फर्मेंटेशन कौन कौन से हैं वो देख लें। सबसे पहले अपन सबसे पहले जो फर्मेंटेशन है उसका नाम है एल्कोहलिक, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सेकंड है एसिटिक, एसिड फर्मेंटेशन। फिर है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। फिर है ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन। ओके, सबसे पहले एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, नाम से ही सो रहा है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में किसका फॉर्मेशन होगा? एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मतलब C2H5OH का फॉर्मेशन होगा। किसमें होता है ये? ईस्ट में होता है। किसमें? ईस्ट में। ईस्ट का दूसरा नाम, साइंटिफिक नेम क्या होता है इसका? ईस्ट का सेकेरोमाइसिस सेरिविसी। इसका दूसरा नाम बेकर्स ईस्ट, मतलब बेकरी जो मटेरियल होते हैं उसको बनाने में ईस्ट का यूज किया जाता है और फर्मेंटेशन से एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है उससे, ठीक है। देखें अपन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कैसे होगा। चलो देखो, ये क्या था? C6H12O6 था ग्लूकोज। ग्लूकोज है वो सबसे पहले किसका फॉर्मेशन करेगा? पायरुविक एसिड का। CH3C डबल बॉन्ड OCOOH। क्या है ये? पायरुविक एसिड है। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे इसके? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे इसके। ओके, एक ही पढ़ा रहे हैं, एक बार दो बार देख लेंगे अपन। क्या बना? NAD से NADH2। इतना तो ग्लाइकोलाइसिस में अपन को पता ही है, ठीक है। अब यहां से क्या निकला? CO2 बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकला? CO2। क्या बच गया? CH3CHO। क्या नाम है इसका? एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। ये एसिटेल्डिहाइड यहां से क्या ले लेगा? हाइड्रोजन ले लेगा। क्या बन जाएगा? C2H5OH। क्या बन गया? एथेनॉल। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एनी डाउट? नो। नाउ एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। देखो एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन में किसका फॉर्मेशन होगा? सर एसिटिक एसिड का होगा, बिल्कुल सही है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। किस में होगा? बैक्टीरिया जिसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटाई। एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरिया में ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी। करें इसको, वही है C6H12O6। क्या बना? CH3C डबल बॉन्ड O COOH। क्या है ये? पायरुविक एसिड।
क्या बना यहां पर, NAD से NADH2, इससे क्या बाहर निकल गया, CO2, क्या बाहर निकला, CO2, क्या बचा, CH3CHO, क्या नाम है इसका, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ओके, एसिटाल्डिहाइड है। यहां पर H2O का यूज करेगा और 2 हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाएंगे, तो यूज सिर्फ किसका हुआ, ऑक्सीजन का ही हुआ, क्या बन गया, CH3COOH, किसका फॉर्मेशन हो गया, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, कंप्लीट। ये एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन है। इसके बाद लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, देखो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, सबसे पहले देखें लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3CHOH, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है। अपन का ये जाना पहचाना नाम है, कुछ जाना पहचाना नाम है लैक्टिक एसिड, दही में होता है, ठीक है, और दही में बैक्टीरिया होते हैं जिनका नाम है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, और वही किसका फॉर्मेशन करवाते हैं, लैक्टिक एसिड का। तो ये किस में होगी ये प्रोसेस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस में। देखें C6H12O6, ये शुगर है, ठीक है, ग्लूकोज, किसका फॉर्मेशन हो गया, CH3COCOH, किसका, पायरुविक एसिड, क्या बना, पायरुविक एसिड बना भाई, ठीक है। यहां क्या बनेगी, NAD से NADH2 बनी, ठीक। अब ये पायरुविक एसिड डायरेक्टली यहां से क्या ले लेगा, दोनों हाइड्रोजन ले लेगा, दोनों हाइड्रोजन ये ले लिए। अब ये हाइड्रोजन मैं यहां जोड़ रहा हूं, देखो CH3 तो ठीक है, C के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ गया, क्या हो गया, CH, एक हाइड्रोजन O के साथ जुड़ गया, क्या हो गया, OH, और ये COOH, समझे, क्लियर। चलिए ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन, ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है, सबसे पहले ब्यूटायरिक एसिड देखें अपन, फॉर्मूला क्या है इसका, C4H8O2 फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। किस बैक्टीरिया में होगा, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम बैक्टीरिया में। C6H12O6 है ना, इससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, C4H8O2 प्लस CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा इसमें, ठीक है। 2 आ जाएगा, ये बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 हो गए, 8 और ये भी 2 2 4, ठीक है, बैलेंस है। ये क्या हो गया, ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। इस फर्मेंटेशन के बाद में पढ़ेंगे अपन रेस्पिरेटरी क्यूटेंट, रेस्पिरेटरी क्यूटेंट चैप्टर आज खत्म हो जाएगा अपन का। अगला टॉपिक रेस्पिरेटरी क्यूटेंट, इसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, RQ, ठीक है। ये RQ मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं गैनोंग्स रेस्पायरेट्रोमीटर, गैनोंग्स रेस्पायरोमीटर, इसके द्वारा अपन RQ कैलकुलेट करते हैं। RQ कैलकुलेट करने के लिए देखो कि सपोज करो ये कोई प्लांट है,
ठीक है। ये प्लांट रेस्पिरेशन में कौन सी गैस यूज करेगा? CO2 यूज करेगा। और कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा? CO2 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना। तो CO2 प्रोड्यूस कर रहा है और O2 यूज कर रहा है। CO2 और O2 का जो रेशियो होता है ना, वही क्या होता है? RQ होता है। तो RQ इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन गया? अमाउंट ऑफ CO2 अपॉन अमाउंट ऑफ O2। समझ में आई बात? कि जितनी CO2 का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और जितनी ऑक्सीजन का यूज होता है, इसका रेशियो ही क्या होता है? रेस्पिरेटरी क्यूटेंट होता है, RQ होता है। अलग अलग जो प्लांट्स हैं उनका RQ है, या अलग अलग जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं उनका RQ क्या होता है? अलग अलग होता है। यहां पर एक चीज क्लियर कर दूं मैं, सपोज करो यहां पर CO2 की वैल्यू और O2 की वैल्यू दोनों की इक्वल है। मान लो कोई प्लांट है, उसने उतनी ही CO2 प्रोड्यूस की जितनी O2 ली, मतलब CO2 और O2 की अमाउंट इक्वल है, तो RQ की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। ठीक है। अगर CO2 की वैल्यू ग्रेटर देन O2, अगर CO2 की वैल्यू है वो ऑक्सीजन से ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, तो RQ की वैल्यू है वो कितनी आएगी? मोर देन 1, एक से ज्यादा आएगी। अगर CO2 की वैल्यू लेस देन O2 है, तो RQ की वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो RQ कितना आएगा? लेस देन 1। ओके। देखते हैं अपन, अलग अलग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं उनके RQ। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, रिएक्शन लिखूं, RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O। ठीक है। अब इसमें मैं देखूं तो बैलेंस कर दिया रिएक्शन को, ये 6 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। तो फॉर्मूला क्या था? RQ इक्वल टू CO2 अपॉन O2। CO2 कितना? 6, O2 कितना? 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। तो कितना आया? RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट 1 आ जाएगा। ओके, चलो अगला अपन देखें RQ ऑफ फैट। RQ ऑफ फैट, इसकी ट्राइपामिटीन जो फैट है ना, उसका फॉर्मूला है C51H98O6 प्लस O2 इक्वल टू क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, उससे कोई लेना देना नहीं है, यहां पर तो RQ पढ़ रहे हैं अपन। तो ये क्या आ जाएगा? 2 कितना हो गया? ये 102, 102। ये कितना आ जाएगा? 145। और ये कितना आ जाएगा? 98। CO2 की वैल्यू कितनी? O2 की वैल्यू कितनी? 102 को 145 यानी 102 को 145 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.7 आएगा। तो RQ ऑफ फैट है कितना होगा? 0.7। ओके, 7 आगे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 1 आएगी, तो 7 1 कर सकते हैं अपन। ठीक। अब RQ ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का RQ देखो, प्रोटीन का RQ है उसमें भी ऐसा ही होता है कि CO2 की वैल्यू है वो ऑक्सीजन की वैल्यू से कम होती है, तो लेस देन 1 ही होगी।
इसका RQ 0.78 से 0.79 होते हैं, यानी प्रोटीन का RQ है 0.78 टू 0.79 होता है। ओके, इसके बाद RQ ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का RQ कितना होता है? ऑक्जेलिक एसिड में अपन फॉर्मूला देखें तो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH की होल ट्वाइस, यानी COOH प्लस O2 इक्वल टू क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O। बैलेंस करें, 2 2 2 जा 4 4 2 बैलेंस हो गई। अब इसमें CO2 की अमाउंट कितनी? 4, ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी? 1, कितना? 4। तो ऑक्जेलिक एसिड का RQ कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक, ऑक्जेलिक एसिड का RQ कितना? 4। अब RQ ऑफ टार्टरिक एसिड, RQ ऑफ टार्टरिक एसिड, देखो टार्टरिक एसिड है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? C4H8O6, C4H8O6 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O। रिएक्शन को पहले बैलेंस करना पड़ेगा अपन को, ठीक है। 2 कर दो मैं, 2 फिर कितना हो जाएगा? यहां पर 8 हो गया ये तो, ठीक है, 8 हो गया। यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 16 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए? 16 हो गए। ऑक्सीजन 12 है और इधर 16, यहां पर 2 करूं मैं, 2 तो नहीं चलेगा, खैर 2 तो नहीं आएगा। यहां पर 7 7 14 14 12 12 12 12 12 12 और ये 6 कर दो मैं, तो कितना हो गया? ये 12 हो गए और ये 12 24 हो गए ऑक्सीजन। 8 दूनी 16, 16 और 8 4 सॉरी 8 24 हो गए। अब ऑक्सीजन कितना हो गया? 12 है, 12 है, 24 24, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। चलो ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई है। CO2 की अमाउंट कितनी? 8, ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी? 6। अपन इसको डिवाइड करेंगे तो 1.6 बन जा 6, 2 बचा 3 3। टार्टरिक एसिड है, उसका RQ कितना आ जाएगा? 1.33 आ जाएगा, इक्वल टू 1.33। ठीक है, चलो इसके बाद RQ ऑफ मेलिक एसिड, मेलिक एसिड का RQ कितना होगा? देखो भाई बच्चों, मेलिक एसिड है, उसका फॉर्मूला देखें अपन। मेलिक एसिड का फॉर्मूला यही है, इसमें एक ऑक्सीजन क्या कर देंगे अपन? कम कर देंगे, यानी कि C4H8O5, C4H8O5 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी जो भी है। चलो ठीक, क्या आया? 2 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक। यहां पर प्लस ये, चलो ठीक है। अब ऑक्सीजन 10 हो गए, 10 और ये चलो ठीक है। यहां पर मैं करके देखूं, 7 करेंगे अपन,
तो 7 होगा तो क्या आ जाएगा, 7 14 14 24 24 16 16 16 16 16 8 24 आ गया ये, 8 दूनी 16 16 8 दूनी 16 14 14 और 10 24। रिएक्शन बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है। CO2 की अमाउंट कितनी 8, ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी 7। ठीक, क्या होगा 1 1, ठीक है। 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1.1 4, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे 1.14, तो मैलिक एसिड है उसका RQ कितना आ जाएगा 1.14 इसका RQ आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद अपन देखेंगे सिट्रिक एसिड, ठीक है। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड है उसका RQ भी कितना होगा, सिट्रिक एसिड का RQ हो जाएगा 1.33 आएगा सिट्रिक एसिड का RQ, ठीक है। ऐसे रिएक्शन से अपन कर लेंगे, पहले इसको रिएक्शन पूछने वाला थोड़ा ये डिजिट याद रख लेना अपन। इसके बाद देखें अपन RQ इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में RQ कितना होगा। अनएरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्या थी, C6H12O6 प्लस O2 करूं क्या, नहीं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं थी, इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू C2H5OH प्लस CO2 था, बैलेंस थी रिएक्शन, तो ये किया था अपन ने। CO2 की वैल्यू कितनी 2, ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी 0, इक्वल टू क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। अनएरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें RQ कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। क्लियर, कंप्लीट। ये RQ हो गया। कार्बोहाइड्रेट का RQ कितना 1, फैट का ट्राइपामिटिन फैट थी 0.71, प्रोटीन का 0.72 से लेकर 0.79 तक, ऑक्जेलिक एसिड का कितना 4, टार्ट्रिक एसिड 1.33, मैलिक एसिड कितना 1.14, ठीक है। सिट्रिक एसिड 1.33 आ जाएगा इसका भी, ठीक है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन में इनफाइनाइट, कंप्लीट हो गया RQ। इसके बाद पढ़ेंगे अपन फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। देखो सबसे पहले टेम्परेचर, क्या बोले अपन, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा। रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए टेम्परेचर है वो कितना फेवरेबल होता है, 20 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो फेवरेबल होता है, ठीक है। अगर सपोज करो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट ऑफ रेस्पिरेशन जितनी हो रही है, अगर इससे नेक्स्ट 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अपन इंक्रीज कर दें तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है पहले के कंपैरिजन में डबल हो जाएगी। यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर अपन कितना करते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन जितनी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही थी उससे क्या होगी, डबल हो जाएगी। इसको बोलते हैं अपन Q10, क्या बोलेंगे इसको अपन Q10 बोलेंगे इसको, ठीक है। अगर इससे टेम्परेचर अपन 45 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते हैं तब रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होती है, लेकिन टेम्परेचर इससे ज्यादा अगर अपन इंक्रीज कर दिया 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा कर दिया तो रेस्पिरेशन में जो पार्टिसिपेट करते हैं एंजाइम्स वो क्या हो जाएंगे, डीनेचुरेट हो जाएंगे। डीनेचुरेट होने के कारण रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर अपन लो टेम्परेचर कर दिया, टेम्परेचर कितना कर दिया, लो कर दिया, तब भी रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका रीजन ये होता है कि एंजाइम सब वो डीएक्टिव हो जाते हैं, डीएक्टिव हो जाएंगे एंजाइम्स, इसलिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम हो जाएगी। क्लियर टेम्परेचर।
टेम्परेचर के बाद अपन ऑक्सीजन पढ़े, ठीक है। ऑक्सीजन, अगला O2। देखो O2 है वो रेस्पिरेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सपोज करो, आपको पता है रेस्पिरेशन दो टाइप का था, एक तो एरोबिक और सेकंड अनएरोबिक। अनएरोबिक रेस्पिरेशन कितने टाइप का? दो टाइप का। अब अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तब तो कौन सा रेस्पिरेशन होगा? एरोबिक। और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो कौन सा रेस्पिरेशन होगा? एरोबिक। ऑक्सीजन एब्सेंट है एनाएरोबिक, ऑक्सीजन प्रेजेंट है कौन सा रेस्पिरेशन होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। सपोज करो कोई प्लांट है उसमें कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। कौन सा रेस्पिरेशन? अनएरोबिक। और ऑक्सीजन का इफेक्ट हो गया किस पर? अनएरोबिक रेस्पिरेशन पर। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन से कौन सा रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन पर ऑक्सीजन का जो इफेक्ट पड़ा ना, इस इफेक्ट को बोलेंगे अपन पास्चर इफेक्ट। क्या बोलेंगे? पास्चर इफेक्ट बोलेंगे इसको अपन, ठीक है। अब ऑक्सीजन के अमाउंट इंक्रीज होती गई और एक टाइम ऐसा आया कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन से कौन सा रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गया है? एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गया है। तो ऑक्सीजन की वो अमाउंट जिस पर अनएरोबिक रेस्पिरेशन से कौन सा रेस्पिरेशन शुरू हो जाए? एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाए, इससे एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाए, इसको बोलेंगे अपन ऑक्सीजन की वो कंसेंट्रेशन जिस पर अनएरोबिक रेस्पिरेशन से एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाए, इसको बोलेंगे अपन एक्सटिंक्शन पॉइंट। एक्सटिंक्शन पॉइंट बोलेंगे। और ऑक्सीजन की वो कंसेंट्रेशन जिस पर अनएरोबिक रेस्पिरेशन भी हो और एरोबिक रेस्पिरेशन भी हो, मतलब ऑक्सीजन की वो कंसेंट्रेशन जिसमें एनाएरोबिक और एरोबिक दोनों रेस्पिरेशन हो, तो इसको अपन बोलेंगे ट्रांजिशन पॉइंट। ट्रांजिशन पॉइंट। कोई दिक्कत? चलो अगला है CO2। CO2 देखो, CO2 जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी तो प्लांट के स्टोमेटा है वो क्या होंगे? क्लोज होंगे, ठीक है। स्टोमेटा क्लोज होने से एरोबिक रेस्पिरेशन है वो रुक जाएगा और अनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब CO2 की कंसेंट्रेशन बढ़ने से रेस्पिरेशन है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अगर प्लांट में, फ्रूट में रेस्पिरेशन नहीं होगा तो वो खराब नहीं होंगे। यही रीजन होता है कि जो फ्रूट्स होते हैं ना, उनको हायर CO2 कंसेंट्रेशन पर रखा जाता है ताकि उनमें रेस्पिरेशन ना हो और उनका लंबे टाइम तक क्या किया जा सके? स्टोर किया जा सके, जिसको अपन बोलते हैं गैस स्टोरेज। गैस स्टोरेज बोलते हैं। तो गैस स्टोरेज में क्या होता है? फ्रूट्स हैं उनको हायर कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन पर स्टोर किया जाता है, ठीक है। अगला H2O। देखो भाई, सीधी सी बात है कि अगर H2O की अमाउंट है, H2O काम क्या करता है? H2O है वो बेस प्रोवाइड करवाता है बायोलॉजिकल रिएक्शन को, और अगर H2O की अमाउंट कम होगी तो बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होगी, मतलब रेस्पिरेशन वो नहीं होगा, ठीक है। अपन देखते हैं कि जो वेजिटेबल्स होती हैं, वेजिटेबल हैं वो घर लाने के बाद खराब हो जाती हैं जल्दी, लेकिन अगर उन वेजिटेबल को गर्म करके उसको अपन सुखा दें, धूप में सुखा दें, तो वो ड्राई हो जाएंगी और लंबे टाइम तक उसका अपन क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब उसको अपन धूप में सुखा रहे हैं तो उससे वाटर है वो क्या हो जाता है? वेपर बनकर बाहर निकल जाता है और लंबे टाइम तक वो काम में ली जा सकती है, ठीक है। तो वाटर की अमाउंट जितनी कम होगी
रेस्पिरेशन उतना ही क्या होगा, कम होगा। अगली बात, हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स देखो, साइटोकाइनिन है, ऑक्सीन है, जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन, ऑक्सीन और जिब्रेलिन, ये हार्मोन है, वो रेस्पिरेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जबकि इथाइलिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ये रेस्पिरेशन को क्या करवाते हैं, कम करवाते हैं। ठीक। इसके बाद वाउंड, अगर प्लांट का कोई पार्ट जहां पर वाउंड हो गई है तो वहां पर रेस्पिरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर बात करें अपन साल्ट की, किसकी बात करें, साल्ट की। अब देखो, साल्ट एब्जॉर्प्शन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी, एटीपी की। तो एटीपी ज्यादा बनानी पड़ेगी, और एटीपी ज्यादा किससे बनेगी, रेस्पिरेशन से। तो सोल्ट के लिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जिस टाइम सोल्ट के लिए रेस्पिरेशन होता है तो उसे क्या बोलते हैं अपन, सॉल्ट रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है। एज, जैसे जैसे एज बढ़ेगी बुढ़ापा आएगा। ठीक है। स्किन है वो झुरझुरी हो जाएगी। रीजन क्या है उसका, क्योंकि वो जो सेल्स हैं उनमें एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, मतलब रेस्पिरेशन कम होगा। एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेस्पिरेशन भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। प्लांट के जो ओल्ड पार्ट हैं, ठीक है, वहां पर रेस्पिरेशन कम होता है, और जो न्यू पार्ट होते हैं, जैसे मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, वहां पर रेट ऑफ रेस्पिरेशन सबसे ज्यादा मिलेगी। तो न्यू सेल्स है उसमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन हमेशा ज्यादा होती है। क्लियर, कोई दिक्कत। फिर इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स आप जानते हो, इनहिबिटर्स मैंने बताया था आपको ईटीएस में, जैसे रोटेनॉन, जैसे एमाइडल, जैसे साइनाइड, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे ओलिगोमाइसिन, ये सभी के सभी रेस्पिरेशन को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ईटीएस में जो एंजाइम्स है, इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, उनको रोक देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेस्पिरेशन। अपना चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में एंजाइम्स पढ़ेंगे। ठीक है। पहले प्लांट फिजियोलॉजी अपन खत्म करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि सर पहले बॉटनी कंप्लीट कर दो, प्लांट फिजियोलॉजी होने के बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी मत करवाना, प्लांट जो बॉटनी है वही कंप्लीट करवा देना। तो ये कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अपन प्लांट मॉर्फोलॉजी और प्लांट एनाटॉमी शुरू करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स की थी ये खास चाहत थी कि सर आप प्लांट मॉर्फोलॉजी और प्लांट एनाटॉमी हमें पहले करवा दीजिएगा, क्योंकि वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो एक बार अब पढ़ लें और फिर नीट के एग्ज़ाम तक हम 2-3 बार उसको पढ़ लें तो हमें अच्छी तरह से वो याद हो जाएंगी चीज़ें। तो डोंट वरी, ये अपन करवाने के बाद प्लांट मॉर्फोलॉजी है और प्लांट जो एनाटॉमी है वो शुरू करेंगे। ठीक है। थैंक यू।